जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दी हिस्ट्री बफ पर। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर। अब इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। देखो, एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्रॉप को ग्रो करने का काम करते हैं एंड एनिमल को रेयर करने का काम करते हैं एंड फिशिंग करने का काम करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्रॉप को ग्रो करना, एनिमल को रेयर करना या फिर फिशिंग करने की कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो सभी एक्टिविटी क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर कहलाती है। इतनी बात हो गई। अब अगर आगे देखें हम लोग, तो हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया कैसा देश है? हमारा इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। यानी कि हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और हमारे इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर के काम में क्या है, इन्वॉल्व है। यानी कि कृषि के, खेती बाड़ी के काम में हमारे इंडिया के अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन लगी हुई है। और जो एग्रीकल्चर जो होता है, हमारा एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी के अंदर आता है? ये आता है प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। कौन सी एक्टिविटी के अंदर आता है? प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हमारा एग्रीकल्चर आता है। और इस एग्रीकल्चर को करने के बाद हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? एग्रीकल्चर से हम लोगों को फूड ग्रेन्स मिलते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ मिलते हैं, एंड रॉ मटेरियल मिलते हैं, यानी कि कच्चा माल मिलता है हमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें एग्रीकल्चर को करने के बाद ही हमें मिलती हैं। अब अगर हम आगे देखें तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर कई तरीके की होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ अगर हम लोग एग्रीकल्चर देखें तो हमें एग्रीकल्चर 3 तरीके से दिखाई देती हैं। 3 तरीके की एग्रीकल्चर होती हैं। पहला आपका क्या होता है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। और दूसरा हमारा क्या होता है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि दूसरा हमारा क्या है, गहन जीविका कृषि। एंड तीसरा हमारा क्या है, कमर्शियल फार्मिंग, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि। तो 3 तरीके की हमारे इंडिया में क्या हमें कृषि देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। यहां पर हम लोग बात करेंगे, सिर्फ पहले वाले की बात करेंगे। हम यहां पर पहले वाले की बात करेंगे, लेकिन है ना, यहां पर हम लोग पहले वाले की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अगर हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें, यानी कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की बात करें, तो ये एक ऐसी एग्रीकल्चर होती है जिसके अंदर जो फार्मर जो होता है ना, वो फार्मर अपने लिए और अपने परिवार के लिए क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है, यानी कि प्रोडक्शन करता है। यानी कि इसके अंदर जो एग्रीकल्चर जो होता है, इस वाले के अंदर वो फार्मर जो होता है वो बेचने के पर्पज से नहीं करता है, सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपने लिए कंजम्पशन के लिए करता है, यानी कि अपने यूज के लिए करता है, बेचने के पर्पज से नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अगर हम लोग देखें आगे, तो ये जो फार्मिंग जो होती है ना, ये वाला जो एग्रीकल्चर होता है, इस वाले एग्रीकल्चर की कई सारी खूबियां हैं, कई सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। अगर मैं इसकी बात करूं, पहली बात करूं, तो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर, इसके अंदर ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि पुराने औजारों का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि किन किन औजारों का यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर हो का यूज़ किया जाता है, यानी कि कुदाल का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर दाव का यूज़ किया जाता है। एंड इसके अंदर खुदाई करने वाली छड़ी, यानी कि डिगिंग स्टिक का यूज़ भी किया जाता है। अब ये होती कैसी हैं? ये है आपका क्या हो, ये है आपका दाव, और ये है आपका क्या, डिगिंग स्टिक। इनका यूज किया जाता है किसके अंदर, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। ये पुराने औजार होते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं ये। पहली बात हो गई। दूसरी अगर हम लोग बात देखें, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर जो फील्ड जो होते हैं ना, खेत जो होते हैं, खेतों का साइज कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत स्मॉल साइज होता है फील्ड का। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और इसके अलावा देखो क्या है कि इस वाली फार्मिंग के अंदर एक ही फैमिली के लोग, एक ही फैमिली के मेंबर क्या करते हैं, मिलकर फार्मिंग करते हैं। अलग से बाहर से किसी भी इंसान को हायर नहीं किया जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए। इस वाली फार्मिंग के अंदर सिर्फ एक ही परिवार के लोग मिलकर क्या करते हैं, इसके अंदर एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं। दो बात हो गई। अगली बात देखो क्या है। अगर अगली बात की जाए, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि इसके अंदर पैसा कम खर्च होता है। एंड इसके अलावा इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी कम यूज होती है, मतलब ना के बराबर यूज होती है किसके अंदर, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। इसके अंदर मैंने क्या बताया बेटा, एक तो लो कैपिटल इसके अंदर यूज होती है, कम पूंजी यूज होती है। एंड दूसरा हमारा क्या है, इसके अंदर हमें लो टेक्नोलॉजी यानी कि कम तकनीक भी देखने को मिलती है। इतनी बात हो गई, समझ में आ रहा है ना? आगे देखो।
इसके अलावा देखो अगली बात क्या है इसके अंदर, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होती है, मानसून के ऊपर डिपेंड होती है। मानसून मतलब बारिश, ये सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड होती है और इसके अंदर प्रोडक्शन भी कम होता है। एक तो मानसून के ऊपर डिपेंड होती है, दूसरा इसके अंदर प्रोडक्शन भी कम होता है। इतनी बात हो गई। आगे देखो क्या है इसके अंदर, इस वाली एग्रीकल्चर को, इस वाली फार्मिंग को हमारे इंडिया के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम खेती भी कहा जाता है और किसी किसी एरिया के अंदर इसको स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, यानी कि दहन कृषि भी कहा जाता है हमारे इंडिया के अंदर, कर्तन एंड दहन कृषि भी कहा जाता है। कौन सी वाली फार्मिंग को, सब्सिस्टेंस फार्मिंग को। ठीक है ना, इतनी बात हो गई। अब देखो ये जो फार्मिंग है, इस वाली फार्मिंग को हमारे इंडिया के अंदर एंड वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के अंदर इस वाली फार्मिंग को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए ज़रूरी है इसीलिए है क्योंकि देखो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से आपके पेपर के अंदर मैप आ जाए, या फिर क्या है कि यहाँ से आपके पेपर के अंदर MCQ भी आपसे पूछ सकता है कि इंडिया के किस एरिया के अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किस नाम से जानते हैं, या फिर वर्ल्ड के किसी कंट्री के अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ कुछ नाम लिखे हुए, आप सुनते हुए चलना। पहला क्या है देखो हमारा, असम, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। इन 4 जगहों के अंदर, कहाँ कहाँ पर, असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन 4 जगहों पर इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को क्या बोलते हैं, झूम। क्या बोलते हैं, झूम बोलते हैं। इसके अलावा अगर मणिपुर देखोगे आप, तो बेटा मणिपुर के अंदर क्या बोलते हैं इसको, पामलू। क्या बोलते हैं, पामलू बोलते हैं मणिपुर के अंदर। वहीं अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ के अंदर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर देखोगे, तो छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दीपा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेवर या फिर दहिया। बेवर या फिर दहिया बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को बोलते हैं। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर क्या बोलते हैं इसको, आंध्र प्रदेश के अंदर इसको पोडू या फिर पेंडा बोलते हैं, पोडू या फिर पेंडा बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें वेस्टर्न घाट की तरफ, वेस्टर्न घाट क्या होता है, देखो वेस्टर्न घाट का मतलब होता है, आपने इंडिया का नीचे वाला एरिया देखा है ना आपने, हमारे इंडिया का जो नीचे वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, नीचे वाला जो एरिया है, इसके जो साइड में जो ये जो रास्ता जो आता है ना, ये जो एरिया आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट के अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ बोलते हैं कुमारी। क्या बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा के अंदर इस वाली फार्मिंग को, इस वाले एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, पामाडाबी और दूसरा क्या है हमारा, कोमान। और इसके अलावा झारखंड के अंदर क्या बोलते हैं इसको, कुरुवा। झारखंड के अंदर कुरुवा बोलते हैं। नाम बहुत सारे हैं, लेकिन आप 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हिमालय बेल्ट के अंदर क्या बोलते हैं इसको, खिल। और राजस्थान के अंदर इसको क्या बोलते हैं, वल्टरे। तो ये तो सिर्फ इंडिया के बारे में हो गया कि इंडिया के अलग अलग एरिया के अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को अलग अलग नाम से जानते हैं। कहाँ पर क्या बोलते हैं वो आपको मैंने इस वाले साइड के मैं आपको बता दिया मैंने। आगे वाले साइड में आपको क्या बताया हुआ है कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किस किस नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ब्राज़ील की बात करें, तो ब्राज़ील के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोका। क्या बोलते हैं, रोका बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें सेंट्रल अफ्रीका की, यानी कि अफ्रीका के मध्य भाग की, बीच वाले भाग की बात करें ना, तो अफ्रीका के बीच वाले भाग के अंदर, सेंट्रल भाग के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मसोले। क्या बोलते हैं, मसोले बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग वेनेजुएला की बात करें, तो वेनेजुएला के अंदर क्या बोलते हैं इसको, कुनुको। क्या बोलते हैं, कुनुको। ये वेनेजुएला के अंदर बोलते हैं। वहीं मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर इस वाली फार्मिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्पा। क्या बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं। वहीं इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर इस वाली फार्मिंग को लदांग कहा जाता है। क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं। और जम्बिया यानी कि अफ्रीका के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चितमे। क्या बोलते हैं, चितमे बोलते हैं। और श्रीलंका के अंदर इस वाले एग्रीकल्चर को, इस वाली फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, चेना। क्या बोलते हैं, चेना बोलते हैं। तो ये हमने क्या देखा, ये देखा कि इंडिया के अंदर और वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के अंदर इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किस किस नाम से जाना जाता है, वो हमने दोनों स्लाइड के अंदर देख लिया इसके अंदर हमने। ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा टाइप का कौन सा था हमारे पास, दूसरी हमारे पास में फार्मिंग कौन सी थी, दूसरा एग्रीकल्चर कौन सा था हमारे पास में, इंटेंसिव
सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गहन जीविका कृषि। देखो अगर इस वाली कृषि की बात की जाए, इस वाली अगर फार्मिंग की बात की जाए, तो हमें देखने को मिलता है क्या, हमें पहला इसके अंदर पॉइंट देखने को मिलता है क्या, कि इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर भी जो फार्मर जो होता है वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रोडक्शन करता है, बेचने के पर्पज से इसके अंदर भी क्या बोलते हैं, फूड को ग्रेन मतलब फूड को प्रोड्यूस नहीं किया जाता इसके अंदर भी, सिर्फ फार्मर अपने लिए और अपने परिवार के लिए इसके अंदर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। पहली बात तो इसके अंदर ये है। दूसरी बात देखो इसके अंदर क्या है, कि इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी प्रोडक्शन कम होता है, इसके अंदर भी प्रोडक्शन कम होता है। देखो इसके अंदर प्रोडक्शन कम इसलिए होता है कि देखो इसके अंदर एक ही परिवार के लोग मिलकर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। इसमें भी बाहर से, इस वाली फार्मिंग के अंदर भी बाहर से अलग से किसी को हायर नहीं किया जाता है खेतीबाड़ी करने के लिए, बल्कि एक ही परिवार के लोग मिलकर क्या करते हैं, इसके अंदर एक ही परिवार के लोग मिलकर खेतीबाड़ी करते हैं। इसीलिए इसके अंदर प्रोडक्शन भी क्या होता है, प्रोडक्शन भी कम होता है इसके अंदर। एंड अगर तीसरी बात की जाए इस वाली फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि देखो इस वाली फार्मिंग के अंदर जो किसान जो होता है ना, फार्मर जो होता है, फार्मर प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है बेटा, वो पेस्टिसाइड्स का यूज करता है और इसके अलावा केमिकल्स का यूज करता है, यानी कि वो कीटनाशक दवाइयों का यूज करता है और रसायनों का यानी कि केमिकल्स का यूज करता है, ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए इसके अंदर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये इस वाली फार्मिंग के अंदर, इस वाले एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, जो लैंड होती है ना, जमीन जो होती है, जमीन फ्यूचर में जाने के बाद क्या होती है, धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि एक परिवार के अंदर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, एक परिवार के अंदर धीरे धीरे क्या होता है बेटा, पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ क्या होता है कि जो लैंड जो होती है ना, जो ज़मीन जो होती है, वो ज़मीन फ्यूचर में जाके धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाती है इस वाली फार्मिंग के अंदर। एंड लास्ट वाला पॉइंट तो आपको बता ही चुका हूं मैं, क्या बताया था आपको मैंने, कि इस वाली फार्मिंग के अंदर भी, इस वाले एग्रीकल्चर के अंदर भी क्या होता है, एक ही परिवार के लोग मिलकर क्या करते हैं फार्मिंग करते हैं। समझ में आया वाला? पक्का आ गया ना? चला आगे। यहां पर आपको तीसरा बता रखा है किसके बारे में, यहां पर आपको तीसरा वाला एग्रीकल्चर के बारे में, तीसरे वाले एग्रीकल्चर के बारे में आपको यहां पर बताया हुआ है। तीसरे वाले एग्रीकल्चर का नाम क्या है, कमर्शियल फार्मिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। नाम से क्या लग रहा है बेटा, कमर्शियल, नाम से क्या लग रहा है आपको, कमर्शियल, यानी कि इसके अंदर जो एग्रीकल्चर किया जा रहा होगा वो किस पर्पज से किया जा रहा होगा, फूड को, प्रोडक्शन को बेचने के पर्पज से, सेल करने के पर्पज से इसके अंदर क्या होता है बेटा, सेल करने के पर्पज से इसके अंदर एग्रीकल्चर को, फूड को प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा, कमर्शियल फार्मिंग। पहली बात तो ये। अब मुझे खुद बताओ आप कि अगर इसके अंदर, अगर इस वाली फार्मिंग के अंदर, इस वाले एग्रीकल्चर के अंदर अगर बेचने के पर्पज से, सेल करने के पर्पज से अगर एग्रीकल्चर किया जा रहा है, तो इसके अंदर जो फील्ड होंगे, जो खेत जो होंगे, खेतों का साइज कैसा होगा, छोटा कि बड़ा, खेतों का साइज कैसा होगा बेटा, बिग साइज होगा ना, बड़ा साइज होगा ना। दूसरी बात हो गई। एंड इसके अलावा देखो क्या है अगर आपको मालूम है कि इस वाले एग्रीकल्चर के अंदर बेचने के पर्पज से मतलब ये फूड को ग्रेन मतलब फूड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसके अंदर आप मुझे बताओ क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज होगा कि नहीं होगा? होगा, वही बहुत बड़े लेवल पर होगा। इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज बहुत बड़े लेवल पर इसके अंदर होता है, किसके अंदर, कमर्शियल फार्मिंग के अंदर होता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे, देखो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत ही बड़े लेवल पर इसके अंदर लेबर्स को हायर किया जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए, क्योंकि बेचने के पर्पज से हो रहा है ना बेटा। अगर बेचने के पर्पज से हो रहा है तो इसके अंदर बाहर से, परिवार से अलग, बाहर से लोगों को, लेबर्स को हायर भी किया जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए। और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, ज़्यादा लगती है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी, मजदूर ज़्यादा लगे हुए हैं, और इसके अलावा जो लैंड है, लैंड भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो प्रोडक्शन कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा ना। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर प्रोडक्शन भी क्या होता है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा देखो इस वाली एग्रीकल्चर के अंदर देखो ये होता है कि जो क्रॉप्स जो होती है ना, फसलें जो होती हैं बेटा, फसलें इसके अंदर मानसून के ऊपर भी डिपेंड होती हैं। एंड अलग से जो भी सोर्सेस होते हैं ना, चाहे वो केनाल्स हो गई, चाहे वो कोई ट्यूबवेल हो गई, तो उनके ऊपर भी डिपेंड होते हैं। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, इस वाले एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स जो होती हैं वो मानसून के ऊपर भी डिपेंड होती हैं, यानी कि मानसून पर भी निर्भर होती हैं। और मानसून के अलावा दूसरे जो भी सोर्स होते हैं ना, जैसे कि कैनाल्स यानी कि नहरें हो गई, या फिर क्या ट्यूबवेल हो गई, उनके ऊपर भी डिपेंड होती है इसके अंदर फसलें। ठीक है ना, इतनी बात हो गई, समझ में आया वाला? चला आगे। अच्छा, इस वाली फार्मिंग का ना जो आपका ये है, आपका कमर्शियल फार्मिंग जो है,
कमर्शियल फार्मिंग का हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है क्या, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये कमर्शियल फार्मिंग का ही एक एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि इसको बोलते हैं रोपण कृषि। देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर भी जो फील्ड होते हैं ना, इसके अंदर जो खेत जो होते हैं, इसके अंदर भी खेत बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं इसके अंदर भी, प्लस इसके अंदर भी बहुत सारे लेबर लगे हुए होते हैं। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है इस वाले एग्रीकल्चर के अंदर, और इस वाले एग्रीकल्चर के अंदर भी क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर जो होता है ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, अलग अलग क्रॉप्स के बहुत बड़े बड़े क्या लगाए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं। हमें हमारे इंडिया के अंदर कुछ जगहें, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर हमें अलग अलग क्रॉप्स के प्लांट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो इधर, अगर आप देखोगे कहाँ पर, असम के अंदर एंड बंगाल के अंदर, असम एंड बंगाल के अंदर हमें यहाँ पर टी प्लांटेशन देखने को मिलते हैं। क्या, चाय के बागान देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, असम और बंगाल के अंदर। और बंगाल में ही पता कहाँ पर, बंगाल में एक जगह पड़ती है दार्जिलिंग नाम की। तो इन जगहों पर, असम के अंदर और दार्जिलिंग के अंदर, इन दोनों जगहों पर हमें टी प्लांटेशन यानी कि चाय के बागान देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो कर्नाटक के अंदर बेटा हमें क्या देखने को मिलता है, कर्नाटक के अंदर हमें कॉफी के प्लांट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, ये एग्जाम्पल है किसका, कमर्शियल फार्मिंग का, कमर्शियल एग्रीकल्चर का क्या एग्जाम्पल देखने को मिला है हमें यहाँ पर। ठीक है, आगे चले। आगे देखो हमें क्या पता है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, कि हमारे इंडिया के अंदर सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अनुसार हमारे इंडिया के अंदर हमें जो क्रॉप पैटर्न है ना, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि सीजन के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में हमें 3 तरीके के क्रॉप पैटर्न देखने को मिलते हैं। यानी कि हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों को, क्रॉप को ग्रो किया जाता है मौसम के अकॉर्डिंग। तो 3 फसलें कौन कौन सी है, पहली फसल का नाम क्या बेटा, खरीफ, खरीफ क्रॉप। और दूसरी वाले का नाम क्या है, रबी क्रॉप। एंड तीसरे वाले का बेटा क्या नाम है, जायद क्रॉप। ये 3 तरीके की क्रॉप है जो कि बेटा मौसम के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर क्या हमें देखने को मिलती है, अलग अलग मौसम के अंदर। अब आगे वाली स्लाइड के अंदर हम लोग इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे खरीफ के बारे में। अगर खरीफ क्रॉप की बात की जाए तो देखो खरीफ क्रॉप को, इसको कब सोन किया जाता है, सोन मतलब कब इसको उगाया जाता है, कब इसको काटा जाता है, यानी कि कब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो अगर इसकी बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि जून और जुलाई के मंथ में, जून और जुलाई के मंथ में क्या होता है कि इस खरीफ क्रॉप को सोन किया जाता है। सोन मतलब इसको उगाया जाता है, बोया जाता है। ठीक है, और अक्टूबर और नवंबर के मंथ में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। हार्वेस्टिंग मतलब इसको काट लिया जाता है, किसको, किसको, खरीफ क्रॉप को काट लिया जाता है। इसको सोन कब किया जाता है बेटा, इसको जून और जुलाई के मंथ में इसको सोन किया जाता है, यानी कि बोया जाता है। एंड इसको अक्टूबर और नवंबर के मंथ में क्या होता है बेटा, इसको, इसकी हार्वेस्टिंग कर लिया जाती है, इसको काट लिया जाता है, इस वाली क्रॉप को। पहली बात हो गई। दूसरी बात देखो क्या है कि खरीफ क्रॉप जो होती है बेटा, ये रेनफॉल पर डिपेंड होती है। किस पर डिपेंड होती है, ये सिर्फ बारिश के ऊपर, मॉनसून के ऊपर डिपेंड होती है, किसी अदर सोर्सेज के ऊपर डिपेंड इतनी नहीं होती है। ज़्यादातर डिपेंड किसके ऊपर होती है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होती है। एंड तीसरी बात देखो क्या है, इसके अंदर खरीफ क्रॉप के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स इसके अंदर आती हैं। तो इसमें अगर क्रॉप्स की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी आती है बेटा, राइस, राइस हो गया, कपास हो गया यानी कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना। एंड इसके अलावा क्या है, मक्का हो गया यानी कि मेज हो गया, एंड ग्राउंडनट हो गया यानी कि मूंगफली हो गया। ये सभी क्रॉप्स किसके अंदर आती हैं, हमारी खरीफ क्रॉप के अंदर आती हैं। ठीक है, अच्छा ये जो होता है ना, जो मैं आपको बताऊं, देखो वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, वहां पर चावल की 3 फेमस किस्म को ग्रो किया जाता है। कहां पर, वेस्ट बंगाल में चावल की 3 फेमस किस्म को वहां पर क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। वो 3 किस्म कौन कौन सी है, तो ओस, अमन, बोरो। ये चावल के 3 प्रकार हैं, चावल के 3 टाइप्स हैं। इनको कहां पर ग्रो किया जाता है, इनको वेस्ट बंगाल के अंदर ग्रो किया जाता है। समझ में आया इतना, आगे देखो। दूसरा हमारा क्या है, रबी क्रॉप्स। अगर रबी क्रॉप्स की बात की जाए तो इसको कब बोया जाता है, यानी कि कब इसको सोन किया जाता है, एंड इसको कब काटा जाता है, यानी कब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इसको अगर बोने की बात करें तो हमें देखने को मिलता है बेटा क्या, सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में इसको सोन किया जाता है, यानी कि इसको बोया जाता है, इसको सोन किया जाता है यानी कि बोया जाता है। एंड
मार्च और अप्रैल के मंथ में क्या होता है, इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, यानी कि इसको काट लिया जाता है। किसको काट लिया जाता है? रबी क्रॉप को काट लिया जाता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात इसके अंदर क्या है बेटा, ये जो क्रॉप होती है बेटा, ये भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होती है, ये भी बारिश के ऊपर ही डिपेंड होती है। अदर सोर्सेस के ऊपर कम डिपेंड होती है, लेकिन होती है ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड होती है? बारिश के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स इसके अंदर आती हैं, तो कौन कौन सी आती है बेटा? इसके अंदर वीट आता है, यानी कि गेहूं आता है। इसके अंदर बार्ले आता है, यानी कि जौ आता है। इसके अंदर मस्टर्ड यानी कि सरसों भी इसके अंदर आता है, और बाकी एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? ये सभी ऐसी क्रॉप्स हैं जो किसके अंदर आती हैं? जो रबी क्रॉप्स के अंदर आती हैं। कौन कौन सी बेटा? वीट, बार्ले, वीट, बार्ले एंड मस्टर्ड, यानी कि सरसों। ठीक है, इतनी बात हो गई। चले आगे। आगे देखो क्या है, जायद क्रॉप्स। अगर जायद क्रॉप्स की बात की जाए तो जायद क्रॉप्स को इसको सोन कब किया जाता है, इसको बोया कब जाता है? तो इसको मार्च और अप्रैल के मंथ में सोन किया जाता है, यानी कि बो दिया जाता है। एंड इसको मई जून के मंथ में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, इसको काट लिया जाता है, इस वाली फसल को। अब इस वाली फसल के अंदर देखो क्या होता है, इस वाली फसल के अंदर जो इस वाली एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है कि जो क्रॉप्स होती है ना, वो क्रॉप्स कैनाल्स के ऊपर डिपेंड होती है, नहरों के ऊपर डिपेंड होती है। यानी कि इसके लिए ये लोग ये जो फसलें जो होती है ना, ये रेनफॉल पर डिपेंड नहीं होती इतनी ज़्यादातर, किसके ऊपर डिपेंड होती है? कैनाल्स के ऊपर, नहरों के ऊपर डिपेंड होती है जायद जो क्रॉप्स होती हैं। ये दूसरी बात आपको यही बता के रखी हुई है इसके अंदर। एंड तीसरी बात क्या है, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स इसके अंदर आती हैं? तो क्या इसके अंदर क्या क्या आता है आपका? खीरा आता है, यानी कि कुकुम्बर आता है इसके अंदर। इसके अंदर तरबूज आता है, यानी कि क्या? वाटरमेलन आता है इसके अंदर, है ना। इसके अलावा क्या इसके अंदर आपका मस्क मेलन, यानी कि खरबूज भी इसके अंदर आपका आता है। ककड़ी, खरबूज वगैरह सब इसके अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है? राबी इसके अंदर जैद क्रॉप के अंदर। किसमें आता है? जैद क्रॉप के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आया इतना? चले आगे। अब इस वाली स्लाइड के अंदर आपको बताया हुआ है क्या, इस वाली स्लाइड के अंदर आपको मेजर क्रॉप्स के बारे में बताया हुआ है, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन सी मेजर फूड क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी मेन जो है मेन खाद्यान्न फसल है, यानी कि खाने वाली फसल कौन कौन सी हमारे इंडिया के अंदर। तो हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हमें दो तरीके की, कितने तरीके की बेटा? दो तरीके की हमें मेजर फूड क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। पहला आपका क्या है? आपका जिसको हम बोलते हैं क्या? मेन क्रॉप्स, यानी कि मुख्य फसल, ये भी मेजर फूड क्रॉप्स के अंदर आता है। और दूसरा हमारा क्या है? मिलेट ग्रेन्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मोटा अनाज। ये दोनों तरीके के जो अनाज होते हैं, ये दोनों तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं, किसके अंदर आती है हमारी? ये आती है मेजर क्रॉप्स के अंदर आती हैं। अगर बात की जाए किसकी, अगर मेन क्रॉप्स की बात की जाए, तो मेन क्रॉप्स के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, राइस एंड वीट, यानी कि चावल और गेहूं। ये दोनों की दोनों क्रॉप्स हमें किसके अंदर देखने को मिलेंगी बेटा? मेन क्रॉप्स के अंदर देखने को मिलेंगी। अगर चावल की बात की जाए तो चावल क्या है? देखो, चावल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है हमारे इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा तो खाया जाता है, वो क्या खाया जाता है? चावल खाया जाता है हमारे इंडिया के अंदर। सबसे मेन क्रॉप्स है हमारे इंडिया के अंदर चावल जो होती है, पहली बात। दूसरी बात अगर बात की जाए तो चीन के बाद, चाइना के बाद हमारा जो इंडिया है वो चावल को ग्रो करने में, प्रोड्यूस करने में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? हमारा भारत आता है। तो दूसरे नंबर पे हमारा ये भारत आता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? देखो, हमारे इंडिया के अंदर चावल को ग्रो करने के लिए, चावल को उगाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। और अगर रेनफॉल की बात की जाए तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल भी हमें देखने को मिलता है। कितना बेटा? 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है, और 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 डिग्री क्या चाहिए? 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होते चावल को ग्रो करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर। तीन बात हो गई। आगे देखो क्या है बेटा, हमारे इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर बहुत बड़े लेवल पर चावल को, राइस को ग्रो किया जाता है ना। उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आता है आपका? वेस्ट बंगाल। सबसे पहले नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल के बाद बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के बाद और भी कुछ एरियाज है जो हमारे इंडिया के अंदर चावल को ग्रो करते हैं। वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये वेस्ट बंगाल के बाद आते हैं सारे के सारे। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है राइस का? वेस्ट बंगाल के अंदर। समझ में आ गया वाला? चले आगे। यहां पर देखो दूसरा क्या है, दूसरा हमारा मेन क्रॉप कौन सा? दूसरा हमारा वीट, यानी कि गेहूं है। अगर गेहूं की बात की जाए तो गेहूं चावल के बाद हमारे इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खाया जाता है। दूसरे नंबर पर क्या है बेटा? दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फूड ग्रेन है हमारे इंडिया के अंदर, जो गेहूं है।
पहली बात। दूसरी बात, अगर गेहूं की बात की जाए बेटा, गेहूं किस प्रकार की क्रॉप के अंदर आती है, खरीफ में या रबी में? तो गेहूं किस में आता है हमारा? रबी के अंदर। किस में आता है? रबी के अंदर। इससे पहले हमने चावल पढ़ा था, अभी राइस पढ़ा था। राइस किस में आता है? राइस खरीफ में आता है। और गेहूं किस में आता है? रबी में आता है। दूसरी बात, एंड आगे देखो, अगर पूरी दुनिया में 100% गेहूं को, वीट को अगर ग्रो किया जाता है, तो उस 100% में से 12% हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है? हमारे इंडिया के अंदर वीट को ग्रो किया जाता है। कितना परसेंट? 12% गेहूं को हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। आगे देखो क्या है, गेहूं को ग्रो करने के लिए, गेहूं को उगाने के लिए कितने सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है? तो हमें देखने को मिलता है कितना बेटा? 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर इतनी रेनफॉल चाहिए होती है वीट को ग्रो करने के लिए, गेहूं को उगाने के लिए। आगे देखो क्या है, हमारे इंडिया में ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहां पर बहुत बड़े लेवल पर गेहूं का, वीट का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो कौन कौन से एरियाज है बेटा? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, है ना, पंजाब, हरियाणा, और ये आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि। ये कुछ ऐसे स्टेट है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है? वीट का प्रोडक्शन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है इन जगहों पर। इतना समझ गए? चलें आगे की तरफ। देखो यहां तो हमने मेन क्रॉप्स की बात कर ली। हम क्या पढ़े हैं अभी तक? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? मेजर क्रॉप्स पढ़े ना हम लोग। तो मेजर क्रॉप्स कितने तरीके की आपको बताई थी मैंने? 2 तरीके की। पहला मेन क्रॉप्स, मेन क्रॉप्स 2 तरीके के होते हैं, राइस और वीट, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा हमारा क्या है? मिलेट ग्रेन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोटा अनाज। अगर मोटे अनाज की बात की जाए तो हमारे इंडिया में कई सारा मोटा अनाज हमें देखने को मिलता है, जैसे कि नंबर 1 ज्वार। ज्वार कैसा अनाज है? मोटा अनाज है, यानी कि ये आपका क्या है? मिलेट ग्रेन्स है। तो अगर ज्वार की बात की जाए तो ज्वार हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? तीसरे नंबर पर, हमारे इंडिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो फूड ग्रेन है वो कौन सा है आपका? ज्वार है। पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर देखा जाए तो ज्वार के अंदर से बेटा हमें क्या मिलता है? ज्वार के अंदर से हम लोगों को कैल्शियम मिलता है ना, कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ये ज्वार के अंदर से मिलता है हम लोगों को। दूसरी बात हो गई। एंड तीसरी बात देखो क्या है, कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ज्वार को ग्रो किया जाता है, इसका प्रोडक्शन जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? साउथ इंडिया के अंदर। और साउथ इंडिया में भी कुछ सारे, पूरे साउथ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया में भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा ज्वार को ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से जगह हैं वो? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बड़े लेवल पर ज्वार को प्रोड्यूस किया जाता है। इतनी बात हो गई। आगे देखो क्या है, ज्वार किस प्रकार की क्रॉप है? खरीफ। राइस किस प्रकार की क्रॉप थी? खरीफ। और आपको जो इससे पीछे जो मैंने आपको बताया, वीट, वीट राबी है। ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है? मिलेट यानी कि बाजरा। अगर बाजरे की बात की जाए तो बाजरा किस प्रकार का क्रॉप है? मिलेट क्रॉप, यानी कि कैसा? मोटा अनाज है ना। तो अगर ये मोटे अनाज की कैटेगरी के अंदर आता है, तो अगर बाजरे की बेटा बात की जाए तो बाजरे से हमें क्या क्या मिलता है बेटा? बाजरे से हमें बड़े बड़े लेवल पर हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है एंड कैल्शियम मिलता है। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषक, है ना, और कैल्शियम ये हमें किससे मिलता है? बाजरे से मिलता है। और अगर दूसरी बात की जाए तो बाजरे को ग्रो करने के लिए, इसको उगाने के लिए, बोने के लिए हमें किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है? कैसी कैसी हमें सोइल चाहिए होती है? तो हमें सैंडी सोइल चाहिए होती है। कैसी? सैंडी मतलब बालू जैसी मिट्टी चाहिए होती है। और कैसी बालू मिट्टी बेटा? काली मिट्टी हो या लाल मिट्टी हो, लेकिन मिट्टी कैसी होनी चाहिए बेटा? सैंडी मिट्टी, यानी कि बलुआ मिट्टी होनी चाहिए। तो काली और लाल बलुआ मिट्टी यानी कि रेड एंड ब्लैक सैंडी सोइल के अंदर बाजरे को ग्रो किया जाता है। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? आगे देखो क्या है, बाजरे को प्रोड्यूस करने के लिए, उगाने के लिए, इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कितनी बारिश चाहिए होती है और कितनी सनलाइट चाहिए होती है? अगर इसकी बात करें तो हमें देखने को मिलता है क्या बेटा? इसके लिए क्या है कि इसके लिए कम बारिश चाहिए होती है। किसके लिए? बाजरे के लिए कम बारिश, लो रेनफॉल चाहिए होती है। लो रेनफॉल एंड मीडियम टेम्परेचर चाहिए होता है। मध्यम तापमान, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा कम टेम्परेचर हो, मीडियम तापमान भी चाहिए होता है। और उसके अलावा देखोगे आप तो इसके अंदर सफिशियंट सनलाइट, यानी कि धूप की अच्छी खासी क्वांटिटी, मतलब अच्छी खासी मात्रा जो है इनको चाहिए होती है। किसको? बाजरे की फसल को चाहिए होती है। आगे देखो इसके अलावा क्या है कि बाजरा किस प्रकार की क्रॉप के अंदर आता है? खरीफ के अंदर आता है। और बाजरे को ग्रो करने में, प्रोड्यूस करने में इंडिया के कौन कौन से स्टेट सबसे ज्यादा क्या है, मतलब सबसे ज्यादा कैपेबल है?
सबसे आगे आते हैं तो कौन कौन से स्टेट है वो? राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी क्या है कि और भी स्टेट हैं, और भी जगहें हैं जहां पर बाजरे को बड़े लेवल पर ग्रो किया जाता है। तो बाजरा भी कैसा अनाज है? मिलेट ग्रेन से, यानी कि मोटा अनाज है। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा क्या? मेज। तीसरा हमारा क्या? मेज यानी कि मक्का। मक्का भी किस प्रकार का क्रॉप है बेटा? मिलेट ग्रेन्स, यानी कि मोटा अनाज है, उस वाली कैटेगरी के अंदर आता है। अगर मेज की बात की जाए, मक्के की बात की जाए बेटा, मक्का किस प्रकार का, ये किस प्रकार की क्रॉप है बेटा? मक्का जो है ना बेटा, मक्का जो है क्या है आपका? फूड ग्रेन भी है और फोडर ग्रेन भी है, यानी कि ये खाने वाली फसल भी है और चारे वाली फसल भी है। इसको हम लोग भी खाते हैं, हम लोग मतलब हम ह्यूमंस भी इसको यूज़ करते हैं। एंड जो एनिमल्स वगैरह जो होते हैं ना, जो कैटल वगैरह जो होते हैं, पशु वगैरह जानवर जो होते हैं, वो भी इनका यूज़ करते हैं चारे के रूप में। किसके रूप में? फोडर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसका यूज़ एज अ फूड की तरह, एज अ फूड ग्रेन की तरह, फोडर की तरह किया जाता है? कौन सी क्रॉप है वो? मेज है वो, मक्का है। ठीक है, दूसरी बात, मेज को ग्रो करने के लिए, मक्के को उगाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो 21 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है मक्के को उगाने के लिए। और आगे देखें तो मक्का किस प्रकार का क्रॉप है? खरीफ। और उसके बाद मक्के को यानी कि मेज को ग्रो करने में, प्रोड्यूस करने में कौन सा स्टेट आगे आता है सबसे ज़्यादा जहाँ पर ग्रो होता है? तो कौन कौन सा स्टेट, कौन कौन सी जगहें हैं? तो वो है कौन सा बेटा? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बड़े लेवल पर मेज को यानी कि मक्के को प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है। ये तीन हो गए। इसके बाद आगे कुछ अदर्स हमें फूड ग्रेन दिया हुआ है जिसका नाम क्या है यहाँ पर बेटा? पल्सेस, यानी कि दाल। अगर दालों की बात की जाए तो दाल का अगर हम देखें ना तो देखो, दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? हमारे इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है, उसका कंजम्पशन भी, यानी कि इसकी ज़्यादा यूज़ भी कहाँ होता है? इंडिया के अंदर। ग्रो भी ज़्यादा होता है और यूज़ भी कहाँ ज़्यादा होता है? इंडिया के अंदर ही होता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, दाल जो होता है, पल्सेस जो होती है ना, पल्सेस से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन का सोर्स होता है क्या? पल्सेस। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके की पल्सेस को ग्रो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। कौन कौन सी है बेटा? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, एक्सेट्रा। ये पल्सेस के नाम है, दालों के नाम है। इन सभी को कहां पर ग्रो किया जाता है? हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि ये जो पल्सेस जो होती है ना, दालें जो होती है, दाल को कम पानी की नीड होती है, इनको ग्रो होने के लिए कम पानी की नीड होती है। इसीलिए जो ड्राई एरिया जो होते हैं ना, जो सूखे जो एरिया होते हैं, सूखे एरिया के अंदर भी इन पल्सेस को ग्रो कर लिया जाता है, मतलब कम पानी में इनको ग्रो कर लिया जाता है। इतनी बात हो गई। अगर आगे देखें हम लोग, देखो अरहर की दाल को अगर हम लोग छोड़ दें, अगर हम लोग अरहर की दाल को छोड़ दें तो बाकी सारी दालें जो होती है ना, बाकी सारी तो दालें जो होती है ना, वो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ा देती हैं? देखो बाकी सारी दालों की जो रूट्स होती है ना, उनकी जो जड़ें जो होती हैं, उनकी जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि अरहर की दाल के रूट्स को छोड़कर बाकी सारी दालों के रूट्स में पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है ना, ये क्या करता है? ये हवा से, विंड से क्या लेता है? विंड से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी तक पहुंचा देता है। इसीलिए मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। लेकिन ये चीज़ हमें कहाँ नहीं देखने को मिलती है? ये चीज़ हमें अरहर की दाल के अंदर, अरहर की पल्स के अंदर हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। बाकी सारी दालों के अंदर क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, आगे देखो, पल्सेस को हमारे इंडिया के अंदर किन किन स्टेट्स के अंदर ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? तो हमें देखने को मिलता है कहाँ कहाँ पर? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर पल्सेस को ग्रो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पल्सेस की बात हो गई। अब आगे वाले स्लाइड के अंदर हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा इसी चैप्टर का। यहाँ पर क्या बता रखा, हेडिंग क्या है हमारी? अदर देन फूड ग्रेन्स, यानी कि खाद्यान्न से अन्य फसलें। यानी कि जो अभी तक जो हमने पीछे पढ़ी है ना, वो भी खाने वाली क्या थी? क्रॉप्स थी। और ये भी क्या है? ये भी खाने वाली क्रॉप्स हैं। तो इसमें पहला नाम आपका क्या आएगा? शुगर केन, यानी कि गन्ना। अगर गन्ने की बात की जाए तो गन्ने के बारे में बेटा हमें ये देखने को मिलता है, गन्ना किस प्रकार की क्रॉप है बेटा? गन्ना जो है ना हमारी, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। यानी कि ये जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध फसल है।
अच्छा, इसका मतलब मालूम है आपको कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? सुन लो, आपको छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं। जैसे कि ये क्या है, हमारा अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच इक्वेटर जाती है। इक्वेटर के ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर क्या है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। और इसके ठीक नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पर बेटा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा है। इस बीच वाले पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। और इस ट्रॉपिकल एरिया के जस्ट ऊपर वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के जस्ट ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है? सब ट्रॉपिकल। और बीच वाला एरिया कौन सा? ट्रॉपिकल एरिया है। तो इन जगहों पर आपको शुगर केन देखने को मिलेगी। तो यहीं पर आपको पहला पॉइंट क्या बताया हुआ है कि जो शुगर केन जो होता है, गन्ना जो होता है ना, गन्ना किस प्रकार की फसल होती है बेटा? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंध फसल होती है। पहली बात। दूसरी बात अगर बात की जाए यहाँ पर, तो गन्ने को ग्रो करने के लिए, गन्ने को प्रोड्यूस करने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है? तो हमें देखने को मिलता है इसके लिए 21 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है गन्ने को उगाने के लिए। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? गन्ने को उगाने के लिए, शुगर केन को उगाने के लिए कितना सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है? तो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर इतनी बारिश चाहिए होती है शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा देखो, ब्राजील के बाद इंडिया का दूसरा नंबर आता है शुगर केन को प्रोड्यूस करने में। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है आपका? ब्राजील। और ब्राजील के बाद किसका नंबर आता है? हमारे इंडिया का नंबर आता है शुगर केन को, गन्ने को उगाने के लिए। ठीक है। इसके बाद देखो, हमारे इंडिया में से कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से मेजर एरियाज हैं जहां पर शुगर केन को बड़े लेवल पर ग्रो किया जाता है? तो नंबर 1 पर क्या आएगा आपका? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर गन्ने को बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है। लेकिन इनमें भी सबसे नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है। ठीक है, आगे देखो। दूसरा हमारा क्या है? ऑयल सीड क्रॉप्स। ये भी किस में आएगा हमारा? ये भी अदर देन फूड ग्रेन्स के अंदर आएगा हमारा। वो पहला था हमारा शुगर केन, और ये क्या है? दूसरा नंबर टॉप। ठीक है। तो अगर हम ऑयल सीड्स क्रॉप्स की बात करें, सबसे पहली बात, ऑयल सीड्स क्रॉप्स होते क्या हैं? बताओ। देखो, ऑयल सीड्स क्रॉप्स उसको कहा जाता है जिससे हमें ऑयल मिलता है। जिससे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड नट, मूंगफली हो गया, मूंगफली से मिलता है ना। मस्टर्ड हो गया यानी कि सरसों हो गया, मिलता है ना सरसों से भी हमें। सरसों के अलावा और किस किस से मिलता है हमें? सोयाबीन से मिलता है हमें, कोकोनट से यानी कि नारियल से मिलता है ना। तो इन सभी से हमें क्या मिलता है? इन सभी से हमें ऑयल मिलता है ना। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल सीड्स क्रॉप्स बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात देखो क्या है कि कनाडा के बाद और चीन के बाद, कनाडा और चीन के बाद हमारे इंडिया का तीसरा नंबर है किसको? ऑयल सीड्स क्रॉप्स को ग्रो करने में। तिलहन फसलों को, ऑयल सीड्स फसलों को इनको ग्रो करने में, इनको प्रोड्यूस करने में भारत का तीसरा स्थान है, तीसरा नंबर है। किसके बाद है? किसके बाद है बेटा? कनाडा और चीन के बाद। ठीक है, आगे देखो। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी क्रॉप्स ग्रो की जाती है ना, उन सभी क्रॉप्स के अंदर 12%, कितना बेटा? 12% ऑयल सीड्स क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, तिलहन फसलों को उगाया जाता है हमारे इंडिया के अंदर 12%। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्राउंड नट जो है ना, आपका ग्राउंड नट मूंगफली जो है, मूंगफली को प्रोड्यूस करने में, उगाने में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? तो है गुजरात। इसको मैंने अलग से हाईलाइट करके मैंने इसलिए लिखा है, हो सकता है कि यहां से आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। क्या पूछ ले? कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि बहुत बड़े लेवल पर, मेजर लेवल पर क्या करता है? ग्राउंड नोट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो कौन सा स्टेट है वो? गुजरात है। ठीक है। इसके बाद देखो, अगर बात की जाए किसकी? ऑयल सीड्स क्रॉप्स की बात की जाए, तो ऑयल सीड्स जो क्रॉप होती है ना, ये बेटा ये खरीफ भी होती है और रबी भी होती है। ये दोनों दोनों सीजन के अंदर आती है। मैंने क्या बताया कि ऑयल सीड्स जो क्रॉप होती है, ये खरीफ सीजन के अंदर भी आती है और रबी सीजन के अंदर भी आती है। इसका एग्जाम्पल कहाँ है? इसका एग्जाम्पल ये रहा। जैसे कि अगर बात की जाए किसकी, अगर ग्राउंडनट की बात की जाए, मूंगफली की बात की जाए, तो मूंगफली कैसी क्रॉप है? खरीफ है। वहीं अगर मस्टर्ड की बात की जाए यानी कि सरसों की बात की जाए, सरसों कैसी क्रॉप है? इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो ऑयल सीड्स जो क्रॉप है, ये खरीफ और रबी दोनों ही सीजन के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसकी बात हो गई। चलें आगे की तरफ। आगे तीसरा हमारा क्या है? टी।
ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, हमारा अदर देन फूड ग्रेन के अंदर ही आएगा हमारा। तो अगर टी की बात की जाए तो टी के बारे में हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है। पहली बात, ये किस प्रकार की फसल है, किस प्रकार की क्रॉप है, ये प्लांटेशन क्रॉप है। इसको प्लांट, बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है। किसको? टी को। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमारे इंडिया के अंदर जो टी है ना, तो चाय जो होती है, इसकी चाय हमारे इंडिया में लेकर कौन आया? तो ये कौन लेकर आए थे? ब्रिटिशर्स। अंग्रेज जो इंडिया में आए थे ना, जिन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, अपना गुलाम बनाया था, तो वही लोग इंडिया के अंदर क्या लेकर आए थे? चाय यानी कि टी लेकर आए थे। दूसरी बात। एंड तीसरी बात देखो उसके अंदर क्या है, तो टी के जो प्लांट्स जो होते हैं ना, टी के प्लांट्स के अंदर बहुत बड़े लेवल पर नीड होती है किसकी? रिक्वायरमेंट होती है किसकी? लेबर्स की। बहुत बड़े लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है लेबर्स की। एंड दूसरी बात क्या है कि उसके अंदर चीप लेबर चाहिए होते हैं, सस्ते मजदूर चाहिए होते हैं। एक तो ज़्यादा मजदूर चाहिए होते हैं, दूसरा क्या चाहिए होते हैं बेटा? सस्ते मजदूर चाहिए होते हैं। किसके अंदर? टी प्लांटेशन के अंदर। आगे बात देखें हम, अगर हम लोग देखें तो हमारा इंडिया का कौन सा नंबर है टी को प्रोड्यूस करने में, उगाने में? तो अगर हम देखें तो हम पाते हैं क्या बेटा? श्रीलंका और चाइना के बाद, श्रीलंका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर कौन कौन आता है? हमारा भारत आता है। हमारा प्यारा भारत इसके अंदर आता है तीसरे नंबर पर। आगे देखो क्या है, अगर बात की जाए हमारे इंडिया के अंदर, तो हमारे इंडिया के अंदर बड़े लेवल पर टी को प्रोड्यूस किन किन जगहों पर किया जाता है? तो पहले नंबर पर क्या आता है आपका? असम आता है। असम के बाद क्या है आपका? दार्जिलिंग एंड केरल, तमिलनाडु। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर में है, ठीक है ना? तो असम, दार्जिलिंग, केरल और तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत बड़े लेवल पर टी को प्रोड्यूस किया जाता है। समझ गए इतना? चला आगे। चौथा हमारा क्या है? कॉफी। अगर कॉफी की बात की जाए तो कॉफी भी किस प्रकार की क्रॉप है? तो बेटा कॉफी भी प्लांटेशन क्रॉप है। कॉफी भी कैसी क्रॉप है? प्लांटेशन क्रॉप है। दूसरी बात, हमारे इंडिया के अंदर अरेबिका टाइप की कॉफी को ग्रो किया जाता है। कितने टाइप की? अरेबिका टाइप की। 3 टाइप की कॉफी होती है, अरेबिका, रोबस्टस और लिबेरिया। ये 3 टाइप की कॉफी पूरे वर्ल्ड में ग्रो की जाती है। लेकिन उसमें से अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के अंदर अरेबिका टाइप की, अरेबिका प्रकार की कॉफी जो हमारे इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। ये कॉफी हमारे इंडिया में आई कैसे? कौन लेकर आया इसको? तो हम देखते हैं क्या, यमन के लोग। कहाँ के लोग? यमन एक कंट्री का नाम है जो कि मिडिल ईस्ट कंट्री है। तो यमन के लोग हमारे इंडिया के अंदर कॉफी को लेकर आए थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर कॉफी को कहाँ, किन किन जगहों पर प्रोड्यूस किया जाता है? तो हम क्या देखते हैं बेटा? हम देखते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा, कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इन जगहों पर बहुत बड़े लेवल पर क्या क्या किया जाता है? कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? कर्नाटका के अंदर। ऑलमोस्ट इसके अंदर में भी 28% के आसपास ना, इतना कॉफ़ी यहाँ पर उगाया जाता है कर्नाटक के अंदर में। इसकी बात हो गई। चलें आगे। पांचवा हमारा क्या है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसको हम बोलते हैं बागवानी फसल। सबसे पहली बात, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती क्या है? देखो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उस क्रॉप्स को कहा जाता है, इसके अंदर हम लोग वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ग्रो करते हैं। वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को क्या करते हैं बेटा? हम लोग उसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं। किसके अंदर? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर, ठीक है ना? तो वही बात आपको पहले पॉइंट के अंदर बता के रखी हुई। क्या बता के रखी हुई? कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि बागवानी फसलें वो होती है जिसके अंदर फलों और सब्जियों को प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रोन किया जाता है। क्या किया जाता है? इनको ग्रोन किया जाता है, इनको उगाया जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। हर स्टेट अपने आप में यूनिक है। अब देखोगे ना तो हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स क्या है? फेमस है अलग अलग क्रॉप्स के लिए। कोई स्टेट लीची के लिए फेमस है, तो कोई स्टेट, कोई जगह क्या है, वो संतरे के लिए फेमस है। जैसे कि आप यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ लीची की बात करूँ, अगर मैं लीची की बात करूँ तो लीची कहाँ का फेमस है हमारे इंडिया के अंदर? बिहार का। बिहार का लीची हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, पहली बात। दूसरी बात अगर देखें तो ऑरेंज की अगर देखें तो ऑरेंज ये कहाँ का फेमस है? ये नागपुर का ऑरेंज फेमस है, ठीक है ना? और नागपुर कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र के अंदर। और इसके अलावा एक जगह का और, मेघालय का और नागपुर का, दोनों जगहों का जो ऑरेंज है, संतरा है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है भारत के अंदर। और अगर अंगूर की बात की जाए, ग्रेप्स की बात की जाए, तो ग्रेप्स है, अंगूर जो है, ये अंगूर हमारे भारत के अंदर किस एरिया का बहुत ज़्यादा फेमस है? तो वो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन जगहों का जो ग्रेप्स है, अंगूर जो है, वो बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस है,
ठीक है ना। तो ये क्या है, किसके अंदर आता है, हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर ये हमारा आता है। समझ में आया इतना, चले आगे। यहां आपका अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इस टॉपिक का नाम क्या है आपका, इस टॉपिक का नाम है नॉन फूड ग्रेन। क्या है, नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स, यानी कि वो फसलें जिनको खाया नहीं जा सकता है, वो फसलें जिनको खाया नहीं जा सकता है। तो इसमें पहले नंबर पे आपका क्या आएगा बेटा, रबड़ आएगा। अगर रबड़ की बात की जाए तो रबड़ कैसी फसल है बेटा, रबड़ एक कैसी नॉन फूड ग्रेन है, अखाद्यान्न फसल है, यानी कि इसको खाने वाली नहीं है फसल ये। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो क्या है कि रबड़ के लिए किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो रबड़ के लिए अगर बात की जाए तो बेटा रबड़ के लिए भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होगा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है। पीछे आपको समझाया था ना मैंने, अर्थ बना के समझाया था मैंने। तो वही ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है किसके लिए, रबड़ को ग्रोन करने के लिए, उगाने के लिए। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो रबड़ जो होता है बेटा, रबड़ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, बड़े बड़े उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, कच्चे माल का काम करता है। कौन, रबड़ जो होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो रबड़ को ग्रो करने के लिए 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। रबड़ को रबड़ को ग्रो करने के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, और 200 सेंटीमीटर यानी कि 200 रेनफॉल चाहिए होती है रबड़ को ग्रो करने के लिए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया में कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर बहुत बड़े लेवल पर रबड़ को ग्रो किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं बेटा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय, अंडमान निकोबार आइलैंड। इन जगहों पर रबड़ को बहुत बड़े लेवल पर ग्रो किया जाता है। पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, कॉटन। दूसरा हमारा क्या है, कॉटन। अगर कॉटन की बात की जाए तो कॉटन भी किस प्रकार की क्रॉप है, बिना खाने वाली, इसको हम खा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉटन के बारे में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि कॉटन क्या है बेटा, कॉटन इंडियन ओरिजिन है। क्या है, यानी कि हमारे इंडिया की, हमारी खुद की मूल क्या है, मूल फसल है। इंडिया से ही इसका क्या है, इसका ओरिजिन हुआ है किसका, कॉटन का। हम देख सकते हैं पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखो किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, यानी कि सूती कपड़े के इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है कौन, कॉटन। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात देखो क्या है, कॉटन को ग्रो करने के लिए, कपास को उगाने के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है बेटा, ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। और ब्लैक सॉइल हमारे इंडिया के किन किन एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर, गुजरात वाले एरिया के अंदर, मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर, इन जगहों पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। और ब्लैक सॉइल के अंदर ही किसको ग्रो किया जाता है, कॉटन को ग्रो किया जाता है। और कॉटन क्या है बेटा, कॉटन हमारे इंडिया की ओरिजिनल क्या है बेटा, ओरिजिनल कह रहा हूँ, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्रॉप है हमारी। ठीक है, आगे देखो। तीसरा हमारा क्या बेटा, जूट। अगर जूट की बात की जाए तो जूट को, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, सुनहरा रेशा भी इसको कहा जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जूट जो होता है, जूट होता क्या है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो आपने देखा होगा क्या बनाने के लिए, आपने देखो बैग्स बनाने के लिए, मेट्स बनाने के लिए, है ना, और सेक्स बनाने के लिए, यानी कि बोरा बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, और इसके अलावा कहाँ गया, बैग्स वगैरह बनाने के लिए। क्या क्या बनाने के लिए, बोरा बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए आपका जूट का यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। आगे देखो क्या है, जूट किस प्रकार की क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जूट हमारे इंडिया के अंदर किन किन एरियाज में बहुत बड़े लेवल पर, बहुत लार्ज लेवल पर ग्रो किया जाता है। तो हमें देखने को मिलता है क्या, हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर, असम के अंदर, मेघालय के अंदर, उड़ीसा के अंदर। और इनमें भी बताऊं, इनमें भी सबसे ज्यादा कहां पर ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा जूट को ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसका यूज कहां कहां पर करते हैं हम लोग, बोरा बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए, बैग्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है ना, इन जगहों पर हम लोग इसका जूट का यूज करते हैं। इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, सिल्क। चौथा हमारा क्या है, सिल्क है। अगर देखो हम लोग सिल्क की बात करें तो सिल्क के बारे में हमें ये देखने को मिलता है कि इसको किसी जमीन के ऊपर ग्रो नहीं किया जाता है, बल्कि सिल्क को ग्रो करने के लिए सिल्क वॉर्म
को रियर किया जाता है, यानी कि सिल्क के कीड़े को, रेशम के कीड़े को पाला जाता है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, अगर हम लोग सिल्क की बात करें तो सिल्क को किसी ज़मीन के ऊपर ग्रो नहीं किया जाता है, बल्कि सिल्क को ग्रो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिल्क वॉर्म को, यानी कि रेशम के कीड़े को पालते हैं। और रेशम के कीड़े क्या करते हैं बेटा, रेशम के कीड़े क्या करते हैं, रेशम के कीड़े ही प्रोड्यूस करते हैं किसको, सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। सिल्क जो कपड़ा होता है ना, रेशम जो कपड़ा होता है बेटा, इसको प्रोड्यूस कौन करते हैं, सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशम के कीड़े ही इसको प्रोड्यूस करते हैं। और सिल्क वॉर्म को पालना, सिल्क वॉर्म को पालना ये क्या कहलाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, इस प्रकार के एग्रीकल्चर को जिसमें हम लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं, उसको रियरिंग करते हैं, तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से भी आ सकता है कि सिल्क वॉर्म रियरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, चला आगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम लोगों को बता रखा है क्या, इसमें मैं दो चीजें बता के रखी हैं। पहला कि हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन से उसको लिमिटेशन है, कौन कौन सी कमियां हैं, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो तरीके के रिफॉर्म के बारे में बताया हुआ है। पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के बारे में, और दूसरा हमारा क्या, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बताया हुआ है। लेकिन इन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के लिमिटेशन क्या है, इसकी कमियां क्या हैं। अगर हम लोग कमियों की बात करें तो हमें देखने को मिलता है क्या, देखो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे इंडिया के अंदर फ्रीडम के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद हमारे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर था ना, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई एग्रीकल्चर थी हमारे इंडिया के अंदर। क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी क्या बोलते हैं, जो फार्मर्स थे ना, वो फार्मर्स पूरे तरीके से, कंप्लीटली तरीके से रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहते थे। और हमारे इंडिया के अंदर उस समय पर, आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे इंडिया के अंदर उस समय पर ट्यूबवेल की कमी भी होती थी, हमें ट्यूबवेल की कमी भी देखने को मिलती थी। और उस समय अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी भी क्या था, कि टेक्नोलॉजी भी बहुत कम देखने को मिलती थी उस समय पर। तो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या करा कि हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने उन लिमिटेशन को, उन कमियों को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे क्या करें, कई सारे रिफॉर्म किए हैं। वो रिफॉर्म कौन कौन से है बेटा, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, और दूसरा क्या आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये दो तरीके के रिफॉर्म्स किए हैं। तो अगर बात की जाए किसकी, रिफॉर्म्स की बात की जाए, तो यहाँ पर पहला रिफॉर्म क्या बताया गया, यहाँ पर पहला रिफॉर्म ये बताया गया कि हमारे इंडिया के अंदर भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, सबसे पहला रिफॉर्म लैंड के अंदर ये करा है कि जमीनों की चकबंदी करिए। क्या करिए, जमीनों की चकबंदी। चकबंदी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी कि जमीनों को, जो हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी जो बिखरी हुई जो जमीनें थी ना, उन बिखरी हुई जमीनों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक कर दिया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी कि जमीनों को एक कर देना। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, चकबंदी, यानी कि बिखरे हुए खेतों को, बिखरे हुए जमीनों को क्या कर देना, एक कर देना। पहला रिफॉर्म तो ये करा भारत सरकार ने। दूसरी बात क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन को भी प्रमोट किया है। किसको, कोऑपरेशन को, इसको बोलते हैं हिंदी में सहकारिता। अच्छा, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है क्या, जिसमें किसान क्या करते हैं, किसान मिलजुल कर खेती बाड़ी करते हैं। तो इस चीज को भी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी हद तक प्रमोट किया है, तो ये रिफॉर्म किया है। दूसरा रिफॉर्म हो गया। अगर तीसरे रिफॉर्म की बात की जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो एक सिस्टम था पहले, जमींदारी सिस्टम, तो उस सिस्टम को एबोलिश करने का काम, खत्म करने का काम भी किसने किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने किया। तो ये रिफॉर्म हुआ। ये तीन रिफॉर्म हो गए। आगे देखो कौन कौन से रिफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, हमें यह भी देखने को मिलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1960 और 70 के डिकेड में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या चलाया बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया है, यानी कि हरित क्रांति चलाई है, एंड व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन को, व्हाइट रेवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। तो ये किस प्रकार के रेवोल्यूशन भी चलाएं, किसने चलाएं, भारत सरकार ने चलाएं एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने के लिए। इतनी बात हो गई। आगे देखो क्या है, अगर हम लोग देखें तो हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर लैंड में रिफॉर्म करने के लिए और भी कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं भारत सरकार ने। कब चलाए थे ये प्रोग्राम, 1980 और 1990 के डिकेड के अंदर भी कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं, कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं लैंड में रिफॉर्म करने के लिए।
और उन कार्यक्रम्स के अंदर, उन प्रोग्राम्स के अंदर भारत सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे उन प्रोग्राम्स के अंदर, तो उन प्रोग्राम्स के बारे में आपको यहां पर बताया हुआ अलग तरीके से। इसको मैंने अलग तरीके से क्या कर दिया, अलग उसमें बांट दिया है मैंने। पहली बात, अगर हम बात करें किसके अंदर, लैंड प्रोग्राम के अंदर, लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम के अंदर भारत सरकार ने पहला काम क्या करा है, देखो पहला काम यह करा है कि अगर किसी भी फार्मर की क्रॉप फेलियर हो जाती है, अगर किसी भी किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, तो उस किसान को, उस फार्मर के लिए क्या बनाए जाएंगे बेटा, उस किसान को फसल बीमा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा उसको? क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा। किसको? फार्मर को। तो ये किसके अंदर किया है? लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम के अंदर पहला काम ये किया है भारत सरकार ने। दूसरी बात अगर की जाए तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि बहुत कम लोन रेट पर किसानों को लोन भी दिया है। बहुत कम रेट पर किसानों को लोन भी दिया है। किसने? भारत सरकार ने, ताकि वो अपने जरूरत की चीजों को खरीद सकें। ये रिफॉर्म किया। इसके बाद देखो, इसके अलावा गांव वाले एरियाज के अंदर, विलेजेस के अंदर भारत सरकार ने कई सारे क्या खोले हैं, कई सारे विलेज बैंक खोले हैं, ग्रामीण बैंक्स खोले हैं, रूलर्स बैंक्स खोले हैं। और इसके अलावा गांवों के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज भी बनाई हैं, समितियां भी बनाई हैं भारत सरकार ने, किसानों की मदद करने के लिए, लैंड रिफॉर्म करने के लिए, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने के लिए। अगर आप आगे देखोगे तो किसानों के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की भी शुरुआत करी है। किसकी? किसान क्रेडिट कार्ड की भी शुरुआत करी है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो किसानों को, फार्मर्स को मौसम की जानकारी देने के लिए, सीजन की जानकारी देने के लिए, और एग्रीकल्चर में क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए भारत सरकार ने किसानों के लिए, फार्मर के लिए क्या प्रोग्राम भी चलाए। किसके ऊपर? आकाशवाणी के ऊपर और दूरदर्शन के ऊपर, है ना। इनके ऊपर क्या करा, इनके ऊपर किसानों के लिए क्या चलाएं, किसानों के लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलाएं। ठीक है। आगे देखो, किसानों को, फार्मर्स को बहुत ही चीप रेट पर, बहुत ही सस्ते दामों पर उनको टूल्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर, बहुत सस्ते दामों पर। ये सारा काम क्यों हो रहा है? ये सारा काम इसलिए हो रहा है ताकि एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म लाया जा सके। और इसके बाद देखो क्या है, एक लास्ट पॉइंट, भारत सरकार ने क्या करा कि भारत सरकार ने हमें यह भी देखने को मिला कि कुछ एरियाज के अंदर लैंड रिफॉर्म करने के लिए, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम और चलाया गया था। उस वाले प्रोग्राम का नाम क्या था? उस वाले प्रोग्राम का नाम क्या था? भूदान ग्रामदान प्रोग्राम। क्या नाम था? इसको इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, भूदान ग्रामदान प्रोग्राम। अच्छा, ये भूदान ग्रामदान प्रोग्राम था क्या? तो इसको लेकर एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बारे में मैंने आपको अगली स्लाइड के अंदर समझाया हुआ है। ठीक है। देखो क्या है, यहां पर भूदान ग्रामदान प्रोग्राम के बारे में आपको समझाया हुआ है। ये है क्या चीज? इसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी। स्टोरी क्या है? एक व्यक्ति थे, एक पर्सन है, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था विनोबा भावे। क्या नाम था? विनोबा भावे। ये विनोबा भावे गांधी जी का एक आइडिया था, सत्याग्रह का आइडिया। तो गांधी जी का सत्याग्रह के आइडिया को विनोबा भावे भारत के विलेज में जाकर घूम रहे थे, उनके इस विचार को फैलाना चाह रहे थे। तो अब गांधी जी के सत्याग्रह के विचार को, उनके आइडिया को जब वो लेके गांव घूम रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि एक बार वो आंध्र प्रदेश के गांव में, वहां पर पब्लिक को भाषण देते हैं, यानी कि लेक्चर देते हैं। और गांव का नाम क्या था? पोचमपल्ली। ये गांव का नाम था आंध्र प्रदेश के अंदर। वहां पर वो क्या कर रहे थे? वहां पर लोगों को क्या कर रहे थे? वो भाषण दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। और उसी टाइम क्या होता? उसी टाइम कुछ लैंडलेस लेबर, खेतीहर मजदूर खड़े होते हैं और विनोबा भावे से डिमांड करने लगते हैं कि भाई हमें जमीन चाहिए, हमें लैंड चाहिए। तो ऐसे में क्या होता? ऐसे में उस मीटिंग के अंदर एक जमींदार था, एक लैंडलॉर्ड था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था क्या? श्री रामचंद्र रेड्डी। क्या नाम था? श्री रामचंद्र रेड्डी। ये एक लैंडलॉर्ड का नाम है, एक जमींदार का नाम है। इसने अपनी 80 एकड़ जमीन 80 किसानों को फ्री में दे दी। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? भूदान ग्रामदान प्रोग्राम कहा जाता है, कार्यक्रम कहा जाता है। इसके अलावा इस वाले मूवमेंट को, इस वाले प्रोग्राम को, इस वाले मूवमेंट को एक और भी नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड लेस रेवोल्यूशन, यानी कि रक्तहीन क्रांति भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो जमीनें दी गई थी ना
80 किसानों को जो 80 एकड़ जो ज़मीन श्री रामचंद्र रेड्डी ने जो दी थी ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग रक्तहीन क्रांति भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद चैप्टर ही हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, अब समझ में आया ना अच्छे से? तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है और ऐसी ही वीडियो आप अगर आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।